है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के कदम लड़खड़ाने लगे हैं और वो धीरे धीरे बिखरने लगा है। आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने भी महागठबंधन को अलविदा कहकर औपचारिक तौर पर एक नया गठबंधन बना लिया। आरजेडी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो या तो प्रस्तावित सीटों का फॉर्मूला मंजूर करे या गठबंधन में रहने पर अपना फैसला सुनाए। महागठबंधन की नाव से मांझी उतरे। कुशवाहा ने तेजस्वी को कहा बाय बाय। आरजेडी कांग्रेस में अब आर पार। बिखरने की कगार पर महागठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक और तगड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी महागठबंधन से अलग हो गई। उधर सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। बिहार के लोग जो बदलाव के बयार के साथ इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मायूसी न हासिल हो, इसलिए सीधे तौर पर आपके सामने मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बहुत जल्द ये फैसले इसको फैसिलिटेट करके, और मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर हम जनता के समक्ष, आवाम के समक्ष, अपने बिहार के भाइयों बहनों के समक्ष विकल्प साझा रूप से रखते हैं। दरअसल आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटें देने पर ही राजी है, जबकि कांग्रेस 70 से 73 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इससे कम सीटें पार्टी को मंजूर नहीं। कोई दूरी नहीं है, सब आज से कल तक सब निश्चित खबर आपको मिल जाएगी कि कांग्रेस और आरजेडी का सीटों का फैसला हो गया। इसी 70 के आसपास ही बात हुई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि आरजेडी के अल्टीमेटम को कांग्रेस किस नजरिए से देखती है। कांग्रेस का जो भी फैसला हो, 24 घंटे के अंदर महागठबंधन की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ महागठबंधन के भविष्य पर जहां कांग्रेस ने ग्रहण लगा रखा है, वहीं चिराग पासवान एनडीए की बत्ती गुल करने में लगे हैं। एलजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ चिराग पासवान से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। एनडीए में जारी है उठापटक। बिहार में 143 विधानसभा सीटों पर हमको लड़ना चाहिए। एनडीए का फॉर्मूला एलजेपी को नामंजूर। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, वो पार्टी का अंतिम फैसला होगा। एनडीए से अलग होगी एलजेपी। समय पर सारा चीज आपके सामने आ जाएगा। 48 घंटे में तस्वीर हो जाएगी साफ। लोजपा को औकात बताया जा रहा है। एनडीए में एलजेपी को लेकर जारी घमासान अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। सीटों को लेकर जारी विवाद के बीच एलजेपी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बता दिया। हमारी पार्टी तो मानती है, हम लोग तो मानते हैं कि उनसे बेहतर चेहरा कोई बिहार में नहीं। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी को में वो सारी क्षमताएं हैं जो बिहार के नेतृत्व देने में होनी चाहिए। इसलिए हम लोग तो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय चिराग जी को मानते हैं। एलजेपी के तेवर बता रहे हैं कि उसे बीजेपी का ऑफर मंजूर नहीं है और अगले 48 घंटे के अंदर वो एनडीए में बने रहने पर बड़ा फैसला ले सकती है। इधर बीजेपी एलजेपी को ज्यादा भाव देने की मूड में नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका मांग है कि हमारी पार्टी 143 सीट पर चुनाव लड़े। उनका इस मांग को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष मैं रख दी हूँ। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, वो पार्टी का अंतिम फैसला होगा। उनके हर फैसले का मैं स्वागत और सम्मान करती हूँ। आगे आप देखते रहिए, एनडीए एक है, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और 220 प्लस सीटों के साथ हम विजयी होंगे। इसलिए समय से पहले और अंश से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला है। समय पर सारा चीज आपके सामने आ जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी के सामने 27+3 का फॉर्मूला रखा है। बीजेपी 27 विधानसभा सीट, 2 विधान परिषद की सीट और 1 राज्यसभा की सीट एलजेपी को देने के लिए तैयार है। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 42 सीटें दी गई थी, जिसमें उसने 2 पर जीत दर्ज की थी। एलजेपी बीते चुनाव से अधिक सीटें चाहती है। एनडीए में जारी खींचतान पर बाकी सियासी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने जितना अटैक माननीय मुख्यमंत्री जी पे किया है, मुझे लगता है कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। इतने के बावजूद अगर एनडीए में लोजपा को तवज्जो मिल रहा है तो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। बीजेपी और जेडीयू मौकाप्रस्त है, मौकाप्रस्त गठबंधन है वो लोग का, जिसका जब जैसा लहा वैसा कर दिया। तो मौकाप्रस्त गठबंधन में थ्रेट ही हो सकता है, और क्या होता है। लोजपा को थ्रेट किया जा रहा है। बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे बहुत अहम है। क्या एलजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी या उसे बीजेपी का फॉर्मूला मंजूर होगा? तेजस्वी के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार होगी या वो भी मांझी कुशवाहा की तरह अलग रास्ते को चुनेगी? जल्द ही इन सवालों के जवाब से पर्दा हटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस कवायद में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद वो एनडीए के घाट भी नहीं लग सके। लिहाजा उन्होंने मायावती की बहुजन समाज पार्टी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। खत्म हुई कुशवाहा की कश्मकश। तीसरे मोर्चे से होगी चुनावी वैतरणी पार। पूरी होगी अब पावर की प्यास। क्लासिक फिल्म कागज के फूल का गीत है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बिहार की सियासत में कुछ ऐसी गति हो गई है आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्होंने महागठबंधन का दामन झटककर मायावती की बहुजन समाज पार्टी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनावी वैतरणी पार करने का फैसला किया है। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, या जनता चाहती। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। आजादी के बाद और आज तक, आजादी के बाद से आज तक प्रदेश के अंदर जो भय, गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको खत्म करने का प्रयास है। महागठबंधन का हिस्सा बनने से पहले आरएलएसपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन 2018 में कुशवाहा ने एनडीए से अपनी राह अलग कर ली थी और फिर वो महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन बिहार चुनाव से पहले उनका महागठबंधन से भी मोह भंग हो गया है। महागठबंधन में अपनी उपेक्षा और खुद की सियासी महत्वाकांक्षा ने उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन से अलग होने को मजबूर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर एनडीए से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा अब दोनों गठबंधनों को लेकर उनके तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए। यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच करने नहीं जा रहे। 15 साल क्या था, इसको सामने लाकर फिर से गद्दी पर आना चाहते। सियासत संभावनाओं का खेल है और 2020 के चुनाव को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में तीसरा मोर्चा बनाने की उपेंद्र कुशवाहा की ये कवायद कितनी सफल होती है, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।
बिहार की सियासत में अब तमंचे की एंट्री हो गई है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि वो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर देंगे। फडणवीस के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। कुछ लोगों से बातचीत की तो एक ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि उनका दिमाग में पक्का है, वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, उसकी स्कीम पक्की है। पहले कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा और बिहार में फिर एक बार रोजगार कौन सा मिलेगा? किडनैपिंग का रोजगार, लूटमार का रोजगार। ये बात जो नेता बोल रहे हैं बीजेपी के, वो तो मुंबईया कल्चर से आए हैं और मुंबई में तो तमंचे पे डिस्को होता है, तो वही आकर के यहाँ बिहार के नौजवानों को गाली दे रहे हैं, अपराधी और गुंडा बता रहे हैं। महाराष्ट्र को, मुंबई को भी बनाने का काम बिहार के नौजवानों ने किया है अपने बाजुओं की ताकत पर। ये उनको ज्ञान नहीं है, इस बार चुनाव में पता चल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस जनता से राय लेगी। कांग्रेस के मुताबिक जनता से संवाद कर पार्टी बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाएगी। इसके लिए लोगों से मिस्ड कॉल, सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए सुझाव देने की अपील की गई है। कांग्रेस के मुताबिक बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, लिहाजा घोषणा पत्र में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय का भी जिक्र होगा। इसके अलावा किसानों के मुद्दे, शिक्षकों के समान काम, समान वेतन, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। बंद कमरे में मैनिफेस्टो को तैयार नहीं करेंगे, इसके लिए कई द्वार खोलेंगे, संवाद लोगों के साथ स्थापित करेंगे प्रक्रिया के माध्यम से, और उसके माध्यम से हम जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद रूप से काफी समय लगाकर इस को बनाने जा रही है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, और उसमें काफी मुद्दे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के 11 राज्यों की 56 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें बिहार की एक लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर भी शामिल है, जहां उपचुनाव 7 नवंबर को होगा और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जेडीयू के बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद से यह सीट खाली पड़ी हुई। इस पर अब 7 नवंबर को उपचुनाव होना है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए 17,22,102 मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए कुल 2,478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होंगे। प्रेस नोट जारी होने की तिथि आज की तिथि है 29/9/2020 को। अधिसूचना निर्गत की तिथि 13/10/2020। नाम निर्देशन पत्र दाखिल के लिए अंतिम तिथि 20/10/2020। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 21/10/2020। अभ्यर्थिता वापसी एवं प्रतीक चिन्ह आवंटन की तिथि 23/10/2020। मतदान की तिथि 7/11/2020 जो तृतीय चरण के लिए है। मतगणना की तिथि 10/11/2020 और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि 12/10/2020। सभी बूथों का थाना प्रभारी के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया गया है और उनको उनका डिवीजन भी कर लिया गया है कि वो किन कैटेगरी के बूथ्स हैं, सामान्य बूथ हैं या क्रिटिकल बूथ हैं या नक्सल बूथ हैं। तो इस कैटेगरी का डिवीजन करने के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन का जो मानक फोर्स डिप्लॉयमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फोर्स डिप्लॉय करने जा रहे हैं। मुंगेर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज चल रहा है। मुंगेर से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीर है। तस्वीर मुंगेर के हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। जहां भी नजर डालेंगे मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर मरीज का इलाज करते नजर आएंगे।
रोशनी कम पड़ने पर मरीजों को अपने मोबाइल से रोशनी का इंतजाम करना पड़ता है। दूसरे जगह से रेफर कर दिया, हम अपने हॉस्पिटल लेकर आए, बोला हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज होगा, हम लेकर आए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं लिया जा रहा है। अभी तक पेट दर्द से परेशान है और जनरेटर पूरा अंधेरा है, जनरेटर लाइन है नहीं, 1 घंटा से अंधेरा पूरा है। डॉक्टर तो मिले लेकिन मतलब इलाज नहीं कर रहा अभी अंधेरा में। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर है लेकिन खराब है। यही वजह है कि जब भी यहाँ बिजली जाती है, जनरेटर की जगह मोबाइल की टॉर्च ऑन हो जाती है। पसीने से तरबतर डॉक्टर और मरीज के पास यहाँ की व्यवस्था को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। एक तरफ बिहार में एम्स जैसे अस्पताल खोले जा रहे हैं, दूसरी ओर इस तरह की तस्वीर ये बताती है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी कोमा में है। प्रशांत, मुंगेर, जी मीडिया। बिहार में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यू टर्न लेते हुए बाढ़ फिर से तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तर बिहार में एक बार फिर बाढ़ ने कहर बरपाया है। बेतिया का मझौलिया प्रखंड बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। सेमरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया है। गांव टापू बन गया है और गांव में काफी तेजी से पानी का बहाव हो रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बूढ़ी गंडक और सिकरहना नदी उफान पर है और तांडव मचा रही है। ग्रामीण पिछले 5 दिनों से गांव में घिरे हैं और आवागमन के लिए गांव में ही नाव का सहारा है। सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की सुध लेने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। इधर गोपालगंज में दोबारा आई बाढ़ से पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सारण तटबंध टूटने के कारण बरौली प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। कई गांव की सड़क पानी के तेज बहाव के साथ बह गई है। सड़क टूटने और पानी के तेज बहाव से आवागमन ठप हो गया है। बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया है। गोपालगंज के पकहा देवापुर में सारण तटबंध टूटने से छपरा जिले के मशरक, पानापुर, तरैया प्रखंड के सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। लखनपुर, सेमरी, सेमराहा सहित आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर गया है। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने छपरा नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर के सभी मुख्य स्थलों पर बारिश से जल जमाव हो गया है। शहर का एकमात्र राजेंद्र स्टेडियम भी झील में तब्दील हो गया, जिससे मॉर्निंग वॉक करने वालों के साथ स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खगड़िया जिले में भारी बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सदर प्रखंड के छमसिया, बोचघसका सहित कई गांव बाढ़ के चपेट में हैं। पानी के चलते ग्रामीण नाव के जरिए आवागमन कर रहे हैं। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने से निजी नाव मालिक ग्रामीणों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।